तो कॉन्ड्रोटिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड हस्कफ, ये आपको एग्जांपल रखना है। थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन, जस्ट बॉन्डिंग याद रखना है कि क्या चीज वहां पे प्रेजेंट है। जैसे हाइलुरोनिक एसिड, अब एक जैसे एनिमल स्टार्च इज ग्लाइकोजन, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है एनिमल सीमेंट, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो बेटा देखो, वर्ड से वर्ड याद रखोगे एकदम अच्छे से याद रहेगा। एनिमल सीमेंट, इट मीन्स कि एनिमल सेल्स को ज्वाइंट करने में जो लेयर जो यूज हो रहा होगा, दैट इज एनिमल सीमेंट। इतना हम कॉमन एक प्लांट सीमेंट से एनिमल सीमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। अब एनिमल सेल टिश्यू को आपस में कौन जोड़ते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोग टिश्यू सिस्टम जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, सेल डिवीजन के बाद ले लेंगे वो। तो कनेक्टिव टिश्यूज टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कनेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लड, ब्लड आपको पता होगा, ब्लड आप सोचते हो एक लिक्विड है, लेकिन ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू। इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो ट्रांसपोर्टेशन में पूरा रोल प्ले कर रहा है। तो इट इज हाइल्रोनिक एसिड, वो हर जगह जहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है, सीमेंटिंग लेयर प्रेजेंट है एनिमल्स में, दैट इज मेड अप ऑफ हाइल्रोनिक एसिड। फाउंड इन स्किन, विट्रस ह्यूमर ऑफ द आई, आई बॉल में जो वाटर होता है, कैविटीज होती हैं, उसमें एक कैविटी होती है विट्रस कैविटी, विट्रस वाटर वहां पे होता है, उसी को विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एंड umbilical कॉर्ड, umbilical कॉर्ड सुना है, प्लेसेंटा जो बेबी फीटस होता है प्लेसेंटा से बाइंड होता है, एक कॉर्ड हम लोग देखते हैं, दैट इज umbilical कॉर्ड। साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड ब्रेन वगैरह से रिलेटेड। तो जो भी फ्लूइड वाले पोर्शन आप देख रहे हो ना, जो कनेक्शन में रोल प्ले कर रहे हैं, किसी न किसी पोर्शन को ज्वाइंट कर रहे हैं, उन सब जगह पे आपको हाइल्रोनिक एसिड मिलेगी। It is a linear polymer of disaccharide repeats linked units linked with the help of beta 1,4 glycosidic bonds. Disaccharide repeats units are, अब देखो इसका अगर आपको मोनोमर पूछा जाएगा ना, तो एक नहीं होगा, यहाँ पे दो है, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये भी एक डाइसेक्राइड है, ये भी एक ये भी एक मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव है, एंड ये भी एक मोनोसेक्राइड डेरिवेटिव है। तो दो की रिपीटिंग, ये दोनों लाइन बाय लाइन रहेंगे। एक ग्लूकुरोनिक एसिड एक एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन से बाइंड करेगा, फिर आगे वो बाइंड करेगा, फिर आगे बाइंड करेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तो दिस इज अ हाई लेवल, आप यहाँ पे 5 स्टार लगा लो। ये बहुत आप बहुत टफ क्वेश्चन आएगा तब ये क्वेश्चन आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आने की कम है। हेलोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इतने तक के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देन नेक्स्ट है कॉन्ड्रोटाइन्स, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट्स फाउंड इन कॉर्निया, आई का पार्ट है, कार्टिलेज, टेंडॉन्स, स्किन, हार्ट, सलाइवा, इन सब जगह पे जो म्यूकस रिलेट हो रहा है उसमें सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड इट इज बेसिकली, देखो ग्लूकुरोनिक एसिड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, एंड सल्फेट एस्टर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसा गैलेक्टोसामिन, यहाँ पे गैलेक्टोसामिन होगा। ठीक, तो द रिपीटिंग यूनिट इज अ डाइसैक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट एस्टर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन्स लिंक्ड बाय अ बीटा 1,3 लिंकेज। अब थर्ड कार्बन से ये बॉन्डिंग बना रहा है। अगेन बस लिंकेज आपको ध्यान में रखना है, और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, एक दो बार इसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है। और ये वैसे ही क्वेश्चन है, मैं समझ रही हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा चलेगी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि आएगा तो वहां आपको ऑप्शन देख के हिट कर जाएगा अगर आपने 2 बार 3 बार इसको पढ़ा हुआ है। अब ऐसा नहीं, ऐसा लगेगा कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट पूछ लिया है, पढ़ा तो था कहीं तो था, लेकिन जब आप ये लिंकेज वगैरह आपके नोटबुक में रहेगा तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तब तक 3 4 बार 5 बार कम से कम नोटबुक पलट लोगे, तो 2 3 बार ये आपके ब्रेन को हिट करेगा, तो वो आपको ध्यान में रहेगा। बाकी तो आप एमबीबीएस में फिर ये सब पढ़ना ही है आपको। तो किसकी यूनिट है बेटा, ग्लूकुरोनिक एसिड एंड सल्फेट एस्टर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन लिंक थ्रू बीटा 1,3 बॉन्ड। दिस डाइसैक्राइड आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय बीटा 1,4, आपस में उनका बीटा 1,3 बॉन्ड है, एंड अल्फा बीटा 1,3 बॉन्ड है, एंड दूसरा जो डाइसैक्राइड की यूनिट आएगी दोबारा उनसे उनका 1,4 लिंकेज है। अब इसको आपको ए को आप ये कर लो, ग्लूक्रोनिक एसिड और सल्फेट ये आपस में जो लिंक्ड हैं वो बीटा 1,3 से लिंक्ड हैं, एंड जब इसकी बी यूनिट मतलब सेकंड
ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एनेसिटाइल ग्लूकोसा गैलेक्टोसामीन आपस में ज्वाइंट करेगा तो वहां पे जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4। समझ में आया? मतलब एक डाइसेक्राइड आपकी बीटा आपस में 1,3 से ज्वाइंट है, एंड अब इसमें फिर से रिंग स्ट्रक्चर वाला बीटा पोर्शन आ जाता है। क्लियर है? एंड जो दो 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 डाइसेक्राइड आपस में ज्वाइंट होंगे, एक डाइसेक्राइड को बनाने के लिए बीटा 1,3 लिंकेज, एंड दो डाइसेक्राइड को आपस में जोड़ने के लिए बीटा 1,4 लिंकेज। 5 स्टार मैंने मार्क किया था, लेकिन वो 5 स्टार का मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको ये वाली इंफॉर्मेशन, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना बेटा, ये पॉइंट तब पूछे जाते हैं। ये जिपमर में आए हुए क्वेश्चन है, पहले प्रीवियस ईयर्स में जिपमर में पूछे गए हैं, एम्स और जिपमर में। समझ में आया? लिंकेज अगर सब समझ में आ ही रखी है अपने को, बस लिंक के नाम तो आ रहे हैं यहाँ पे, और क्या ऐड हो रहा है? बीटा 1,3 बीटा 1,4। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ की सिंगल यूनिट जो ग्लूकोज 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 ऐसे वाइंड कर रही थी, उस तरीके की सिंगल यूनिट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे दो यूनिट मिलके डाइसेक्राइड बना रही हैं। उस डाइसेक्राइड को बनाने के लिए एक ग्लूक्रोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन के सल्फेट एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, तो इस बॉन्ड को बनाने के लिए बीटा 1,3 इन्वॉल्व है, एंड जब ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं तो उसको जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4। तो 3 पहले 4 बाद में, दो को मिलाने के लिए दो के आपस में है बीटा 1,3, एंड दो दो मिलके चार चार मॉलिक्यूल एक साथ जब आ रहे हैं और उसमें वो दो एक यूनिट है, दो अनदर यूनिट है, मतलब रिपीटिंग यूनिट ऑफ डाइसैक्राइड है बेसिकली हाइड्रोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट। देखो ये म्यूकोपॉलीसैक्राइड है, अपने आप में ये कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। क्लियर बेटा? तो कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स करोगे तभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो उसी तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी आपको यहाँ दिख रही है, बट आप 2 बार 3 बार इसको पढ़ोगे तो क्लियर रहेगा। और फिर आपको जब आप बोन्स वगैरह पढ़ोगे ये आएंगे भी वहां पे, टिश्यूज पढ़ोगे तो इनके नाम आएंगे, तो आपको बायोमोलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में आना। नेक्स्ट है हेपेरिन। इट इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होता है बेटा? एक तरीके से इम्यून सेल्स है। ठीक है, इम्यून सेल्स क्या होती हैं? कमांडो नहीं लिखते हम, आर्मी लिख देते हैं, पूरी तरीके से आपको आर्मी लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी की आर्मी है, सेना है। ठीक, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का। अब हम जब मास सेल बोले तो इट इज मास सेल अ काइंड ऑफ कमांडर। ठीक है, एक इसमें हायर ग्रेड की सेल्स हैं, कमांडो है। ठीक, कहाँ प्रेजेंट, कहाँ की सेल्स के बारे में लिखा है? इट इज सिक्रेटेड बाय मास्ट सेल्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब इस मास्ट सेल का क्या काम होगा बेटा कि इस म्यूकोसा में, इस पोर्शन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पैथोजन तो नहीं है, उसको ये सब ट्रीट आइडेंटिफाई करती हैं एंड किल करती हैं। क्या करता है आर्मी? क्या करती है बेटा? अगर हमारे कोई सेल में कह रहे हैं, कोई हमारे कंट्री में क्या बोलते हैं उसको, घुसपैठिए टाइप से कोई अटैकर्स टेररिस्ट अगर एंटर कर गए तो उसको अगर सैनिक आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डब्ल्यूबीसी इज ब्रॉडर कैटेगरी बेटा। ठीक है, बताएंगे हम वहाँ कैटेगरी वाइज। तो मास्ट सेल्स एक टाइप की इम्यून सेल्स हो गई, डब्ल्यूबीसी भी इम्यून सेल्स है जो अटैक करेगी। ठीक है, आइडेंटिफाई करके उनको खत्म करना। तो उसी तरीके से तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, लिवर, लंग्स, स्प्लीन एंड किडनी, वहां पे जो भी है उन सब से रिलेटेड वो एक रोल प्ले करेगी। एंड हिपेरिन बेसिकली एक एंटी कोएगुलेंट भी होता है। जब आपका ब्लड, देखो कहीं कट लगता है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता रहे, सुनो। कहीं पे कट लगा, तुमको एक ब्लेड से कट लग गया या तुम्हें छोटी सी चोट लगी, तो तुम थोड़ी देर देखोगे वहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है, एंड थोड़ी देर के बाद अपने आप, कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है तो भी वो ब्लड क्लॉट के वहां पे उससे ब्लड आना बंद हो जाएगा। ये छोटी चोट की बात कर रही हूँ। ठीक है, पूरी उंगली कट गया, पूरा बड़ा सा चोट लग गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहां की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो एक प्रोसेस होती है ब्लड की क्लॉटिंग की। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां उसको समझेंगे, बट आप यहाँ पे ये समझो कि वो जो ब्लड क्लॉट हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ देयर इज
कोएगुलेशन कास्केड बोलते हैं इनसाइड द बॉडी। ऐसे कोएगुलेटिंग फैक्टर हैं जो ब्लड को क्लॉट कर दे रहे हैं। अब यही डिसबैलेंस होते हैं तो किसी को थोड़े से ही कट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अपोजिट वाइस वर्सा वो उसका डिसबैलेंस होना एक तरीके की दोनों एबनॉर्मेलिटी है। ज्यादा है तो अननेसेसरी वो क्लॉटिंग बना रहा है। जैसे हमारे जब वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो हो रहा है प्रेशर से। जैसे तुम समझो कि किसी पाइप से तुम पानी का प्रेशर फ्लो करा रहे हो, बर्नौली थ्योरम है ये। तो उस पाइप की साइज और फ्लो प्रेशर ये सब डिसाइड करेंगे कि कितनी वेलोसिटी से वो ब्लड वो वाटर मूव कर रहा है उस पाइप में। और वो जब मूव करेगा तो वो पाइप की वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा, ठीक है। सेम वे में ब्लड हमारी वेसल्स के हमारे शरीर में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज इस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं जिन सबका अलग अलग डायमीटर है और वो ब्लड वहां से फ्लो कर रहा है तो उनकी वॉल को हिट करता है। अब अगर ये कोएगुलेटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा है ब्लड में, तो ये छोटे छोटे जो आपके डैमेज हो रहे हैं ना ब्लड के बहने से, और उसको जो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म चलता है तो वो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म के पहले ये जाके उसको क्लॉट की तरह, ये कट की तरह डिटेक्ट कर लेंगे और वहां पे क्लॉट बन जाएगा। और क्लॉट बना तो उसने फ्लो ऑफ ब्लड को हिंडर कर दिया, ठीक है, एक तरीके से हिंड्रेंस कर देता है। तो अननेसेसरी भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए इनसाइड द बॉडी। एक जगह जहां बना, जैसे जस्ट सपोज कि एक जगह एक स्ट्रक्चर में बनाती हूँ, ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये इतनी थी, इतनी इसकी डायमीटर कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और यहाँ इतना पतला हो। यहाँ तो क्लॉट बना था तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ब्लड इधर से निकल गया, इधर से भी यहाँ तक चला जा रहा है, यहाँ तक चला गया, ये यहाँ तक चला गया, लेकिन ये यहाँ जाके यहाँ पे फंस गया क्योंकि इसका डायमीटर और इस कैपिलरी के डायमीटर अब सेम है। तो ये यहाँ से ब्लड को फ्लो को हिंडर कर देता है, रोक देता है। तो क्या बताने लगी मैं तुम लोग को, चलो। तो एक तरीके का जो हेपेरिन होता है दैट इज एंटीकोएगुलेंट। तो जिनमें ज्यादा सिक्रीशन, जो हमारा ब्लड अननेसेसरी की क्लॉटिंग ना करे, वहां पे भी ये यूज करते हैं। एंड एक और समझ लो आप, जैसे डायलिसिस आपने सुनी होगी, किडनी डैमेज है तो डायलिसिस चल रही है, क्लियर। हाँ, जो नेचुरली सब अंदर हो रहा है वो अपना सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म भी है। किडनी डैमेज है, डायलिसिस चल रही है, सुने होंगे डायलिसिस के लिए जाना है, डायलिसिस के लिए पेशेंट वगैरह देखे होगे। तो इस डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड लिया बॉडी से और डायलाइजर जो होता है, एक कॉमन अपन इंस्ट्रूमेंट बोल दे रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया एंड ब्लड को प्यूरिफाई करके फिर बॉडी के अंदर डाल दिया ब्लड को। तो ये जो ब्लड बाहर आया, इस ड्यूरेशन में वो कोएगुलेट ना करे, इस ड्यूरेशन में वो जमे ना, तो उसके अंदर भी हेपेरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हेपेरिन के डोज दिए जाते हैं, तो ताकि एंटी कोएगुलेंट रहे ब्लड में। और जब वो ब्लड के अंदर वापस बॉडी में आ जाएगा तो उसका एक्शन खत्म करने के लिए दूसरी ड्रग दी जाती है। तो एक तरीके से हेपेरिन इज अ एंटी कोएगुलेंट। अननेसेसरी की क्लॉटिंग बन जाती है तो उसको वो ब्रेक डाउन करेगा और अननेसेसरी क्लॉटिंग को बनाने में प्रिवेंट भी करेगा। इज इट क्लियर बेटा? तो क्या क्या आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, सेलुलोज, काइटिन, पैक्टिन इज अनदर, यहाँ म्यूकोपॉलीसेकेराइड में नहीं आएगा। पैक्टिन, हेमिसेलुलोज ये आपके स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। फिर म्यूकोपॉलीसेकेराइड में आपने देखा हाइलुरोनिक, कॉन्ड्रोइटिन एंड हेपेरिन, ठीक है। ये लिक्विड में प्रेजेंट है ना, हेपेरिन ब्लड की बात की मैंने, म्यूकोसा की बात की, तो ये सब लिक्विड में प्रेजेंट है, दैट इज हेपेरिन। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जगह जगह सुन रहे हो अलग अलग, एक लिस्ट बना लोगे सबका जवाब, जहाँ पे जो जो कार्बोहाइड्रेट पड़े हो उसके आपने सोर्सेज देखे और फंक्शंस देख रहे हो, उसी तरीके का आप ये एक लिस्ट बना लोगे तो आपकी नोट्स हो जाएंगे। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं तो उसके लिए सिंपल सा एक सोर्स है कि दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, एकदम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एनीथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या हो गया, एनर्जी। जो हमने चार्ट बनाया था उसमें भी बताया था। Normally, body obtains 58 to 65% of its required energy from the carbohydrate. Ribose and deoxyribose are used in the formation of RNA, DNA, ATP, NAD, FAD. सब पढ़ रखा है बेटा, वही है। Starch in plants and glycogen in animals are the stored form of food. Cellulose is used in the formation of cell wall.
काइटिन फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा। जब हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं तो दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड फंगल सेल वॉल में देखा आज ही हम लोगों ने। हिपेरिन ब्लड में म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। मॉस्किटिन एंड हिरुडिन इन हिरुडिनेरिया, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जोक एनिलिडा, वहां पे ये वर्ड आया था बेटा। एंड एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट। तो जब ब्लड शक कर रहा है ना, हेरोडिनेरिया शकिंग कर रहा है, ब्लड को लेता है, ब्लड टिश्यूज का फीड होता है, तो वो भी कोएगुलेट ना करे, इसलिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, हेरोडिन। कॉन्ड्रेटिन सल्फेट इज अ कंपोनेंट ऑफ कार्टिलेज, टेंडन्स एंड बोन, हार्ट वॉल्स, वहां पे आपका ये प्रेजेंट होगा। अब आपको ये स्ट्रक्चर देखना नहीं है, लेकिन जस्ट आप बीटा 1,4 1,3 इस तरीके के जब टर्म्स आ रहे हैं तो आपको रोटेशन और एक डायग्रामेटिक वे होना चाहिए। अब ये सब कोई भी ड्रॉ नहीं करेगा, ये सब काम नहीं है तुम लोगों का इसका, ठीक है। तो लिंकेज को शो करता हुआ अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग दिख रही, ठीक है। नेक्स्ट, hemicellulose is a mixture of polysaccharide of xylulose, mannose, galactose and arabinose. It is important point, 5 स्टार करके इसको नोट डाउन कर लोगे। 3 से 4 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। द एंजाइम सेलुलेज कैन डाइजेस्ट सेलुलोज, और ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स में प्रेजेंट होता है। जब हम तुम्हें कैटल्स के बारे में बता रहे हैं, रूमिनेंट के बारे में बता रहे हैं, इट डजंट मीन कि उनके एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रेजेंट है। एक चीज और ध्यान में रख लो कि उनके अंदर जो उनका माइक्रोफ्लोरा, ऐसे माइक्रोब्स वहां पे प्रेजेंट है, एक ऐसा हैबिटेट बना हुआ है जो उनके वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग के गट में हम लोगों के सलाइवा में लाइसोजाइम्स, इस तरीके से अलग अलग जगह पे हम लोग के भी कुछ माइक्रोब्स, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे प्रेजेंट है। तो दीज माइक्रोब्स आर वेलबींग फॉर अस। हर माइक्रोब्स बुरा नहीं होता है, हर माइक्रोब डिजीज कॉज नहीं करता है, कुछ का होना हमारे लिए अच्छा है। वो अगर डिसबैलेंस होगा, जैसे लैक्टो एसिड बेसिलस की बात करें, अगर लैक्टिक बेसिलस हमारे बॉडी में डिसबैलेंस करेगा तो लूज मोशंस होंगे, क्लियर। तो एक तरीके से वो हमारे लिए गुड फ्लोरा है, गुड माइक्रोब्स हैं और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसे ही गुड माइक्रोब्स उन रूमिनेंट्स के गट में प्रेजेंट होता है और वो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। इसलिए आपको एक ये भी पॉइंट ध्यान में रखना, सेलुलोज ओनली प्रेजेंट इन माइक्रोब्स एंड दीज माइक्रोब्स प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स या कैटल्स के गट्स में। ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के पास नियर बाय, वहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड फिर वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट एक्ट्स अपॉन सेलुलोज एंड कन्वर्ट इट इनटू द सेलोबायोज, एंड सेलोबायोज इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज एंड इट इज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कोई भी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज के डिग्रेडेशन से जो दो मॉलिक्यूल आपके ग्लूकोज के मिल रहे हैं, उन्हीं को आप सेलोबायोज बोलोगे। इज इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखो, वरना सेल और बायो को आप कितना भी तोड़ोगे सेलुलोज तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो नोट्स में मेंशन कर लेना इसको। ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है इसका, क्लियर है? एनसीईआरटी से पढ़ लेना यहाँ से तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, एनसीईआरटी से हम निकाल देते, चलो फटाफट। एसिड इंसॉल्युबल पैलेट, तभी ये कहाँ पे था, रिटेंटेट में मिला था हमें। अब जब एक डिटेल स्टडी के बाद आप ऐसी चीजों पे आते हो ना, तो बहुत इजी छोटी छोटी बातें लगेंगी। ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड, वहां पे आपको पॉलीसैकेराइड मिलेगा। एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि इसके पहले बुक में प्रोटीन मेंशन है, आपने पहली क्लास देखी मैक्रोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट। Polysaccharides are long chain of sugars. They are threads, literally a cotton thread containing different monosaccharide as building blocks. For example, cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, glucose. Cellulose is homopolymer. Starch is a variant of this but present as a storehouse of energy in plant tissue. देखो ये आपका मेन डिफरेंस हो गया। इसके अलावा बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग
ग्लूकोज का टाइप, ग्लूकोज के क्या एपिमर्स प्रेजेंट हैं, वो सब वहां पे अलग अलग डिफरेंसेस हैं। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो ये जो नाम दे दिया ना बेटा, ये एनसीईआरटी अपनी सिलेबस हो जाती है। अपने को इन नाम को तोड़ के देखना है कि सेलुलोज होमोपॉलीमर है तो किस तरीके का बॉन्डिंग क्या है, स्टार्च किस तरीके से प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन क्या डिफरेंस है। तो हमें इन सारे टर्म्स के डिटेल्स, थोड़ी सी बॉन्डिंग वगैरह देखनी होती है। एनालिन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इन अ पॉलीसेकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। ये मैंने बताया तुम लोगों को, जहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आपका एल्डिहाइड और कीटोन फ्री होगा तो वो आपका रिड्यूसिंग एंड की तरह बिहेव करेगा। एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, क्योंकि वो हमेशा आपका साइक्लिक बनाने में कन्वर्ट हो जाएगा। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कार्टून फिगर 9.2। और हमने तो आपको डिटेल स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। यहाँ पे ब्रांच सिर्फ आपका एक फोल्ड की तरह दिखाया होगा, अभी देख लेते हैं। स्टार्च फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो लीनियर है, लीनियर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, अभी ध्यान से सुनना इस चीज को। लीनियर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, या अगर हेलिक्स बनाया, यही यही लीनियर था। यहाँ से बेटा थोड़ी देर शांत रहो, अभी 5 मिनट और। हेलिक्स लीनियर था एंड उसके बाद ये हेलिकल स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर प्रोटीन्स पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे वहां पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कहाँ थे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Starch forms helical secondary structure. In fact, starch can hold iodine molecules in the helical portion. ये क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान में रखना। हेलिकल पोर्शन में आयोडीन को होल्ड कर सकता है। द स्टार्च आयोडीन इज ब्लू इन कलर। सिर्फ स्टार्च का दिया हुआ है आपको। एमाइलोज, एमाइलोपैक्टिन का भी ध्यान में रखना है। सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। इस तरीके से क्वाइल्ड हेलिक्स नहीं होता क्योंकि सेलुलोज एक माइक्रोफाइब्रिल का पार्ट बना रहा है। दिस इज लॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये इमेज दिख रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है। एक जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है ये शो कर रहा है आपका अमाइलोपैक्टिन